1.5 करोड़ वाली आबादी बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आते हैं। लेकिन इतने बड़े शहर के एक शांत कोने में स्वतंत्र पाले के एक इलाके में एक ऐसा परिवार था जिनके सपने भले ही छोटे थे लेकिन वो बहुत ही गहरे थे। एक गोपाल जो दिन भर मेहनत करके लोगों के घरों में टाइलें लगाने का काम करता था। ये काम वो इसलिए करता क्योंकि उसकी एक इकलौती बेटी थी यामिनी प्रिया। उससे वो सब कुछ मिल सके जो वो चाहती। यामिनी प्रिया की माँ वरलक्ष्मी एक होम मेकर थी और जिसके लिए उसकी इकलौती बेटी सब कुछ थी। यामिनी प्रिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, अपने घर वालों को कुछ करके दिखाना चाहती थी। सब चीजों के लिए बहुत सारी मेहनत करती थी। कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा एक जज्बा कि मुझे ये काम करना है, उस काम के लिए मेहनत करता रहता है। हर इंसान की तरह यामिनी प्रिया का सपना था डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए यामिनी प्रिया ने लगभग 2 साल तक एक कड़ी मेहनत की। लेकिन जब परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा, यामिनी अंदर से टूटने लगी। मेरा डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा। और जब वो पास नहीं हुई तो उसने सोचा कि मुझसे नीट क्रैक नहीं होगा। और वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद उसने एक समय को बर्बाद किए बिना बी फार्मा की पढ़ाई शुरू। वो इतनी मेहनत अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कर रही कि जैसे मैं कुछ बन जाऊंगी तो मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे। यामिनी का हर दिन का रूटीन था कॉलेज में जाना, वापस वहां से घर आ जाना, एक सीधा और सरल सा नियम था। आता है 16 अक्टूबर 2025 का वो दिन। यामिनी के पहले साल की परीक्षाओं का सिर्फ पहला दिन था। वो पूरी तरह घबराई हुई थी कि आज मेरा पेपर कैसा होगा। यामिनी जिसने दिन रात इस पेपर के लिए मेहनत की थी, पेपर देने के लिए सुबह 7 बजे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती। और जब पेपर खत्म होता है यानी दोपहर में, यामिनी अपने पिता के पास फोन करती है, अप्पा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं बहुत ही जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। जो यामिनी के माता पिता थे गोपाल और वरलक्ष्मी, वो दोनों खुश हुए। हमारी बेटी जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रही थी उसका पेपर अच्छा गया है। उनके माता पिता को लगता है कि पिछले कुछ महीनों से जो घर में तनाव, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, उसका पेपर ठीक गया है तो यहाँ से वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिस बेटी का घर लौटने के लिए वो इंतजार कर रहे थे उसकी सांसों की डोर किसी के बीमार जुनून ने काट दी। आखिरकार वो तनाव क्या था जिसे गोपाल और गोपाल का परिवार पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहे थे। और इस बात का जवाब यामिनी के घर के ठीक सामने वाले दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। एक 28 साल का बिगने, एक बेरोजगार इंसान जिसको कोई भी काम धंधा नहीं था। और इसी लड़के की नजरें पिछले कई दिनों से इस लड़की यामिनी का पीछा कर रही। इन्हीं चीजों को हमारा समाज एक तरफा प्यार का नाम देकर नजरअंदाज कर देता है। दरअसल में ये चीजें धीरे धीरे एक घातक सनक बन चुकी है। बिगनेश की उम्र 28 साल की थी। 28 साल का इंसान समझने लगता है क्या सही है क्या गलत। यामिनी उसके लिए कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक लक्ष्य था जिसे उसे पाना था। इन्हीं गलत चीजों ने हद तब पार कर। बेंगलुरु में एक प्रसिद्ध महोत्सव होता है जिसे आप करगा महोत्सव के नाम से जानते होंगे। इसी महोत्सव के दौरान विघ्नेश ने, इस दरिंदे ने उस लड़की को साड़ी और कुमकुम देने की कोशिश की। विघ्नेश ने ये कोई यामिनी को तोहफा नहीं दिया और इसी गिफ्ट से उसने यामिनी को बात किया तुम मुझसे शादी करोगे। अगर हम इन बातों को सिंपल तरीके से समझे तो वो चाहता था कि यामिनी मुझसे शादी कर ले और विघ्नेश इस गिफ्ट को जबरदस्ती उसको देने की कोशिश करता। यामिनी एक समझदार लड़की थी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। वो मेहनत कर और उसके लिए ये चीज कोई बुरे सपने से कम नहीं। अब ये मामला विघ्नेश और यामिनी तक सीमित नहीं रहा। अप्रैल 2025 में विघ्नेश का परिवार भी इस जिद में शामिल हो गया। इस लड़की की शादी मेरे बेटे से करा दो। विघ्नेश और विघ्नेश का पूरा परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर यामिनी के घर पर पहुंच जाते। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यामिनी के पिता एक टाइलों का काम करता था। वो पैसे कमाता था ताकि अपनी बेटी को एक भविष्य दे सके और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए संवार सके। और जब ये लोग यामिनी के घर पर पहुंचते हैं तो यामिनी के माता पिता उसके भविष्य को बनाने के लिए इस रिश्ते को ठुकरा दिया। यानी यामिनी के परिवार ने उनसे मना कर दिया कि शादी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर होना ये चाहिए था कि उन्होंने मना कर दिया तो ये बात इन्हें माननी चाहिए थी और यहाँ से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता। देखो यहाँ पर इस जगह पर आप एक चीज सोचो, हमारे समाज और हमारी फिल्मों की लड़की का पीछा करने को इतना रोमांटिक बना दिया है कि उसमें कुछ गलत ही नहीं लगता। विघ्नेश जैसे मंदबुद्धि लोग ना का मतलब कभी समझ ही नहीं पाते। वो ना को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसने ना कैसे बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और धीरे धीरे ये ना एक चुनौती बन गया। अब इसी डर के कारण उसका पिता कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए इसलिए उसे कॉलेज छोड़ से वापस कॉलेज से लेकर आते। अपने ही समाज में ये लोग खुलकर नहीं रह पा रहे थे। इस 20 साल की लड़की की आजादी एक 28 साल के मंदबुद्धि की सोच ने उसे कैद कर दी। तुम्हें लग रहा होगा 28 साल का विघ्नेश मंदबुद्धि कौन है। अब चलो यहाँ से इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं कि कैसा इंसान है। मैंने शुरू में बताया था कि ये बेरोजगार था। जब भारत
भारत में कोविड-19 आया था ना, जब इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, ये बेरोजगार लड़का अपना खर्चा नहीं चला पा रहा, तो इसने क्या किया, तो ये पुलिस की वर्दी पहनता है और लोगों से उगाई करना शुरू कर देता। और इन्हीं आरोपों के कारण ये पहले भी सलाखों के पीछे जा चुका। इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लड़का कैसा है। जब ये चीजें आपके पीछा करना, ये सब चीजें रोज होने लगे, तो आपको भी गलत लगता है, एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि मेरी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इनका पूरा परिवार पुलिस के पास जाता है और सुरक्षा की गुहार लगाता है। पुलिस को सारी चीजें बता देते हैं और यहाँ पर भी पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती। पड़ोसियों का आपसी मामला समझकर उस लड़के को चेतावनी देकर छोड़ देते। पुलिस ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। विघ्नेश को एहसास हो गया कि कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब पुलिस ने विघ्नेश का कुछ नहीं किया, उसको लगता है कि मेरा पुलिस कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और इन्हीं सब चीजों ने विघ्नेश को एक ऐसी योजना बनाने का हौसला दिया। फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मिशन बनाता है। उस मिशन का नाम रखता है मिशन यामिनी प्रिय। देखो, हम जैसे लोगों को लगता है स्टॉकिंग का मतलब सिर्फ किसी का गलियों में पीछा करना होता, लेकिन विघ्नेश ने इसका मतलब कुछ और वो अलग ही लेवल पर चला गया। जब यामिनी के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस वालों ने इसको चेतावनी दी थी। उसके बाद इसने यामिनी के सामने आना बंद कर दी, लेकिन इस दरिंदे की नजरें उसके लिए और भी कड़ी हो गई। वो बनाता है एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसका नाम रखता है मिशन यामिनी प्रिय। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, इन्हें आप अपने ऊपर डालकर सोचना कि ऐसा हमारे साथ हो तो हम क्या करें। आप लोग अपनी जिंदगी आराम से जीते हो, आप कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, आप अपना काम करते हो और आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। और कुछ लोग आपकी हर हरकत पर निगरानी रख रहे हो, कहाँ पर जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है। अब इन सब चीजों को एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, एक हद तक। तो इन सब चीजों को करने के लिए विघ्नेश अकेला नहीं, इसने जो ग्रुप बनाया था ना, उस ग्रुप में इसने ऐसे लोगों को जोड़ा जो यामिनी के पल पल की खबरें विघ्नेश को दे सके। अपनी घर से कितने बजे बाहर निकलती, कॉलेज में किस रास्ते जाती है और किस रास्ते वापस आती, आज वो कॉलेज से अकेली आई है या उसका पिता उसे लेने आया। यानी यहाँ पर एक इंसान की लाइफ का पूरा लाइव डेटा विघ्नेश को मिल रहा था। विघ्नेश को सब पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन चीजों का यामिनी को तिल्ली भर भी अंदाजा नहीं था। आप लोगों ने इस पूरे केस को शुरू से यहाँ तक सुना, अब आपको अंदाजा लग चुका था कि ये एक तरफा प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी एक ठंडे दिमाग से आराम से रची गई साजिश। यानी इस लड़के ने चीज को सोचा होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सोचने के बाद में इसने ये प्लान बना। विघ्नेश ये एक 28 साल का लड़का, ये सब करने के बाद अपने आप को मास्टर माइंड समझ रहा था। यहाँ पर मेरी बात समझ। अब एक इंसान आपकी हर हरकत पर निगरानी रखे कि आप क्या करते हो, कहाँ पर जाते हो, और यही सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रही, तो उसे आपकी पूरी लाइफ स्टाइल का पता चल जाता है। पूरा विघ्नेश को भी पता था कि यामिनी अकेली कब हो सकती है। विघ्नेश अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 16 अक्टूबर के दिन को चुनता है। आप सोचोगे उसने 16 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना? 16 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना क्योंकि विघ्नेश को पता था यामिनी की परीक्षाएं आने वाली थी, परीक्षाओं का दबाव पर पूरी तरह परीक्षाओं का दबाव होगा। यामिनी जब परीक्षा सेंटर से लौटेगी, वो पूरी तरह अपने पेपर के बारे में सोचेगी कि मेरा पेपर कैसा गया, पूरी तरह अपने पेपर के बारे में सोचेगी। और शायद वो भारी रूप से सतर्क ना हो कि विघ्नेश उसका पीछा कर रहा है, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचे। अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विघ्नेश के साथ उसका एक साथी भी था, उसका नाम था हरीश, वो भी एक मजदूर ही था। अब इन दोनों मंदबुद्धि लोगों ने मिलकर एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पर शोरगुल तो बहुत था, लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और ये जगह थी मलेश्वर के मिनिस्टर मॉल के पीछे की रेलवे पटरी। विघ्नेश की इतनी जासूसी के बाद विघ्नेश को एक ऐसा मौका मिला जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। अब विघ्नेश की आग उसे देखने के बाद अंदर से फटने लगी। 16 अक्टूबर के दिन दोपहर हो चुकी थी, यामिनी का एग्जाम खत्म हो चुका था। यामिनी यहाँ पर एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद अपने पिता से बात करती है, खुश थी कि मेरा पेपर सही गया है। शायद वो लड़की अब अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देख रही थी। अब वो मलेश्वर के उसी रास्ते से गुजर रही थी, जिसे उस यामिनी ने हर रोज की तरह सुरक्षित माना। अब वो रोज की तरह उसी रास्ते से जा रही थी, लेकिन उस बेचारी लड़की को नहीं पता था कि इन झाड़ियों के पीछे कोई जुनून नहीं बल्कि हैवानियत छिपी हुई है। और जैसे ही इस रास्ते पर विघ्नेश ने यामिनी को अकेले देखा, इसने अपने साथी हरीश के साथ मिलकर उस बेचारी लड़की पर हमला कर दिया। विघ्नेश इतने गुस्से में था कि उसने पूरी सुध बुध खो दी। और जब इन दोनों ने मिलकर यामिनी पर हमला किया था, तो हमले में इन्होंने एक मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया, उस बेचारे के ऊपर पूरी मिर्ची डाल दी, मिर्ची आंखों में चली गई और लड़की अपने आप को नहीं बचा पाई। विघ्नेश का ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सुध बुध खो दी, उसने खुद को भी घायल कर लिया और अपने प्लान को अंजाम देकर वो मौके से वहां से फरार हो और बेचारी यामिनी को उसी हाल में छोड़ दी, जहाँ पर वो अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करती रही। उसे न जाने क्या क्या सहना पड़ा। सोचो, अपनी आंखों में एक छोटी सी मिर्च जाने पर कितना दर्द होता है। 2:30 पर पुलिस को इनके बारे में पता चलता है
पुलिस यामिनी की उस जगह पर पहुंच। यामिनी के शरीर में एक आईडी कार्ड लगा हुआ था और इसी आईडी कार्ड से उसकी पहचान की जाती है। और जब पुलिस ये सूचना यामिनी के पिता गोपाल को बताती है, यामिनी के पिता गोपाल को तुरंत शक हो गया ये किसका काम है। इसको उसने सारी बातें बता दी। अब पुलिस वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और विघ्नेश के घर की तलाशी शुरू हो जाती है। पुलिस घर पर जाकर उन्हें पकड़ पाती। उससे पहले विघ्नेश अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से भाग चुका था। विघ्नेश और इसका पूरा परिवार, विघ्नेश के दोस्त हरीश लड़का जो इसी क्राइम में शामिल था, उसके घर पर ये लोग छिपे हुए थे। लेकिन पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर विघ्नेश को पकड़ लिया। तो पुलिस ने विघ्नेश को पकड़ा ना तो इसके शरीर पर चोट के निशान भी और जिससे सबूत मिल गया विघ्नेश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जब पुलिस विघ्नेश से इंट्रोगेशन करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विघ्नेश ने बात बोली वो हमारे समाज को डराने के लिए काफी है। वो कहता है कि उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, ये मैंने उसे खत्म कर दिया। और ये थी 28 साल के इस मंद बुद्धि की मानसिकता। एक इंसान ना को किस तरह अपने ईगो पर ले सकता। आज ये लोग सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका क्या, जिस पिता ने टाइलें लगा लगा कर पैसे जोड़ी बेटी को पढ़ाया और 20 साल तक अपनी बेटी को पाला पोसा और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। आपके लिए ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता चलता है उस इंसान पर क्या गुजर रही है। यामिनी के माता पिता आज भी क्या, जब तक वो जिंदा रहेंगे वो अपनी बेटी को हर दिन याद करेंगे, तो अपने आप को हर दिन कोसते होंगे कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी। अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, इन सब चीजों से ये चीजें रुक जाएगी। ये सब चीजें जब रुकेगी जब इंसान अपनी सोच बदलेगा। एक होनहार लड़की के सपने को इन दरिंदों ने बीच में ही खत्म कर दिया।